पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर्स टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल पर बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही पूछे जाते हैं भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वो है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। आज अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल पर बात करने वाले हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में अपन कई सारी चीजें पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईपी डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल में यही आता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे कि समझें आपके पास एक गैसियस मेटल एटम है, गैसियस मेटल एटम है जो क्या है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराते हो। तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो ये मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, M प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आपको जरूरत है, ठीक है, समझना इस पॉइंट को, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी गैसियस मेटल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। वही क्या कहलाती है आपकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं तो कोई लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बात एक ही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, बात एक ही है भाई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आपको जरूरत है, जितनी एनर्जी आपको लगेगी, जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, वही क्या कहलाएगी, आईपी। अगर रिक्वायरमेंट है तो एक बात समझ आ रही कि आईपी हमेशा क्या है भाई, एंडोथर्मिक है। आईपी हमेशा क्या है, एंडोथर्मिक, मतलब ये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहां पर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आईपी को अफेक्ट करेंगे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। वो क्या है आपके पास, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन होगा, किस तरह से अफेक्ट करेगा, किस तरह से बढ़ाएगा, किस तरह से कम करेगा, इन सब की बात करते हैं। एटॉमिक साइज, सपोज 2 एटम लेता हूं मैं, ठीक है, एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम क्या है, ये है भाई, ठीक है, एक एटम ये, ठीक है। इसकी रेडियाई कितनी है, इसकी रेडियाई ये है, ठीक है, इसकी रेडियाई कितनी है, कि इसकी रेडियाई ये, ठीक है, मतलब यहां पर इसकी रेडियाई ज्यादा है और इसकी रेडियाई कम है, ठीक है। अब सपोज यहां पर आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को निकालना, आईपी में वही इलेक्ट्रॉन निकलता है जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है या बैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर इसे पकड़ के कौन रखा हुआ है, पकड़ के ये अट्रैक्शन रखा हुआ है इसे, और यहां पर ये अट्रैक्शन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें कि इन दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगी, आप जानते हो, आपने फोर्स पढ़ा होगा भाई, ठीक है। 2 आयंस के बीच में क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है। अगर आपका R ज्यादा होगा तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहां पर इस छोटे वाले एटम में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा लग रही होगी, और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। यहां पर फोर्स क्या है, यहां पर अगर फोर्स की बात करें तो यहां पर फोर्स ज्यादा है और यहां पर फोर्स क्या है, कम है। अगर यहां पर फोर्स कम है तो यहां पर अगर मैं कम भी एनर्जी दूंगा, कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहां पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एक बात समझ आई कि अगर आपके एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और आपकी अगर रेडियस ज्यादा है तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईपी के। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईपी के। अगर आपकी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है, रेडियस और साइज आप यूज कर सकते हो अल्टरनेटली कि अगर रेडियस ज्यादा है तो साइज भी ज्यादा होगी, ये कंफर्म बात है। ठीक है, अगर आपकी एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आपकी आई भी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज ज्यादा होगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में वो क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एटम से। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा तो आईपी कम, और एटॉमिक साइज कम तो आईपी ज्यादा। ठीक है, तो पहला फैक्टर ये। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है आपके पास जेड इफेक्ट, अपना फेवरेट आ गया जेड इफेक्ट। कि जेड इफेक्टिव किस तरह से काम करता है, यहां देखो जेड इफेक्टिव देखो भाई। ठीक है, जेड इफेक्टिव, अब यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इस शील्डिंग इफेक्ट से इफेक्टिवली कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये जेड इफेक्टिव अट्रैक्ट कर रहा है। ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब ये जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पर ये ज्यादा लग रही होगी। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो इसे होल्ड करके रखा हुआ है इसने, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, निकालने के लिए। तो यहां पर अगर ये जेड इफेक्टिव, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में अगर ये ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वहीं अगर ये फोर्स कम हो जाता है तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आपका आईपी ज्यादा, और जेड इफेक्टिव कम तो आपका आईपी कम। तो यहां पर जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, आईपी के। तो अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आपका आईपी ज्यादा होगा, और आपका जेड इफेक्टिव कम होगा तो आपका आईपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है आराम से। ठीक है, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क कर रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और थर्ड जो है भाई, थर्ड जो है वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट देख ले। ठीक है, यहां देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, ये गिवन इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ ये। ठीक है, ये इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सेम शेल वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या कह रहे होंगे, बाहर भगो भाई, ये बाहर भगो, बाहर भगो भाई, बाहर भगो, बाहर भगो भाई, बाहर भगो। मतलब यहां पर ये क्या हो रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट कर रहे होंगे। इन सब का जो नेट फोर्स है वो कहां पर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो ये फोर्स ये चाह रही है कि इलेक्ट्रॉन बाहर भग जाए। अगर ये फोर्स ज्यादा होगी तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। मतलब ये हमें फेवर कर रही है ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर ये जो फोर्स है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो अगर ज्यादा हो जाता है इस डायरेक्शन में, आउटर मोस्ट जो है बाहर की तरफ अगर फोर्स ज्यादा लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन ज्यादा लग रहा है, तो जैसे ही मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा ये इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर। समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो हमें फेवर कर रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने के लिए। अगर ये फोर्स ज्यादा तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भाई। और अगर ये जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम हुआ तो ये फोर्स कम हो गई। अगर कम फोर्स हुई तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आपका आईपी क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, मतलब कम आईपी देना पड़ेगा आपको। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन सॉरी, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर कम होती है तो आपको ज्यादा आईपी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आईपी के। क्योंकि अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आपका आईपी क्या हो जाएगा, कम, मतलब कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जा सकता है। समझ रहे हो क्यों जा सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो हमें फेवर कर रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। फोर्थ फैक्टर है आपके पास क्या, फोर्थ फैक्टर है आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ फैक्टर है आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक बात सुनो कि अगर कोई एटम, कोई एलिमेंट स्टेबल है, कोई एटम, कोई एलिमेंट स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ चल जाएगा। तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो एक बात तो साफ है कि जो आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज्यादा चाहिए भाई, क्योंकि स्टेबल है और स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अपने आप तो जाएगा नहीं, ये कंफर्म बात है। ठीक है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आईपी तो ज्यादा होगी। ठीक है, अब ऐसा देखा जाता है कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आईपी बिकम ग्रेटर than the nearest atom, than the nearest atom। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो जो आपकी आईपी है वो अपने नियरेस्ट एटम में से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये किस तरह से है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्हें मैं रब कर रहा हूं, इन्हें रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो आईपी है वो नाइबरिंग एटम से ज्यादा हो रही है। किस तरह से, इसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल लेता हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसकी कितनी होगी 2s2 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। अब यहां से यहां पर अगर मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी आ रही है, एक तो आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है। मतलब आपकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, हाफ फिल्ड में कौन कौन सी, याद देखना, हाफ फिल्ड में कौन कौन सी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होती है वो स्टेबल होती है। आपकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होती है वो आपकी स्टेबल होती है। अब वो कौन कौन सी हैं, वो हैं आपके पास S1, S2, यहाँ पर P3, P6, आपका D5, D10 और आपका F7 और F14। ठीक है, लेकिन यहां पर जो S1 होता है यार, S1 जो है वो स्टेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जो S1 होता है वो स्टेबल नहीं है, यहां पर मैंने गोला मार्क नहीं किया यार, समझ रहे हो। जो S1 होता है, जो हाफ फिल्ड S जो है ऑर्बिटल होता है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, याद रखें। ठीक है, तो याद रखें कि जितने हाफ फिल्ड हैं S1 को छोड़कर या फुली फिल्ड जो हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। एक बात का कमेंट जरूर करना यार कि ये जो S1 है वो क्यों अनस्टेबल है और जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी जो भी डॉपर्स हैं या जिसने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि यहां पर जो S1 है वो अनस्टेबल क्यों है और जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ये मेरे को बताया भाई। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एग्जांपल है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहां पर अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन है, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन। यहां पर S2 है, यहां पर P3 और यहां पर P6 है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा होगा, लिथियम से जब मैं नियोन की तरफ मूव कर रहा हूं,
लिथियम से नियोन की तरफ मूव कर रहा हूं, तो आप जानते हो जब मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करूंगा तो मेरा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो IP बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनकी जो IP होगी वो नियरेस्ट एटम से ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो बेरिलियम है उसका IP बोरोन से ज्यादा, नाइट्रोजन की जो IP है वो ऑक्सीजन से ज्यादा, और जो नियोन है वो तो सबसे ज्यादा होगा, ये कंफर्म बात है। तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ऑर्डर जो आएगा वो ये आएगा भाई, लिथियम, ठीक है, लिथियम से ज्यादा कौन, बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, और सबसे ज्यादा कौन, नियॉन, याद रखेंगे, ठीक है। अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो IP1 जो होता है वो मैक्सिमम इनर्ट गैसेस के लिए ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। IP1 इज मैक्सिमम फॉर इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के लिए IP1 बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आसानी से अनस्टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा अनस्टेबल की तरफ चला जाएगा, और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम ये नहीं चाहता है वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाए, तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये है कुछ फैक्टर्स और ये उसकी डेफिनेशन की एक्चुअल में IP होता क्या है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही आपका IP कहलाता है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो IP को अफेक्ट करते हैं, पहला एटॉमिक साइज, दूसरा Z इफेक्टिव, तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और चौथा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से IP ज्यादा हो जाता है नियरेस्ट एटम से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक है IP का। अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन अपन करेंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। IP में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ IP, ऑर्डर ऑफ IP का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है, आपके पास है क्या, आपके पास है कार्बन, आपके पास है नाइट्रोजन, आपके पास है फॉस्फोरस, और आपके पास है सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, इन्हें आपको IP के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखोगे तो यहां पर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन है, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, ठीक है। आप जानते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस P3 में है, और ये क्या है आपका P2 है, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर बात कर रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा होगा, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आपका IP भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। मतलब नाइट्रोजन का IP कार्बन से ज्यादा होगा, फॉस्फोरस का IP सिलिकॉन से ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो आपकी रेडियाई बढ़ रही है, और रेडियाई बढ़ रही है तो आपका IP क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। रेडियाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर एक पीरियड में नई नई शेल ऐड होती जा रही है, और जैसे जैसे शेल ऐड जाएगी वैसे वैसे रेडियाई बढ़ता जाएगा, और रेडियाई बढ़ेगा तो IP कम हो जाएगा। तो एक बात तो साफ है, जो कार्बन है, ठीक है, उसकी जो IP होगी वो सिलिकॉन से ज्यादा होगी, जो नाइट्रोजन है उसकी IP फॉस्फोरस से ज्यादा होगी। तो इन्हें अपन को अब अरेंज करना है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, देन आपका क्या हो जाएगा, देन आपका कार्बन, देन आपका फॉस्फोरस, और देन आपका सिलिकॉन, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन लें तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इनकी अगर पोजीशन बात करें तो पोजीशन क्या है, यहां पर आपका नाइट्रोजन है, यहां पर आपका फॉस्फोरस है, यहां पर आपका ऑक्सीजन है, और यहां पर आपका सल्फर है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 और इसका P4। अब यहां पर बात करें नाइट्रोजन का जो IP होगा वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फॉस्फोरस का जो IP है वो सल्फर से ज्यादा होगा, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, ठीक है। और ऊपर से नीचे आप बात करोगे तो आपका IP क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि आपकी रेडियाई बढ़ रही है। नाइट्रोजन का IP ज्यादा होगा फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन का IP ज्यादा होगा सल्फर से। तो ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्डर आएगा आपके पास क्या, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, देन आपका ऑक्सीजन, देन आपका फॉस्फोरस, और लास्ट में क्या जाएगा आपके पास, सल्फर। ये IP का ऑर्डर होगा। थर्ड क्वेश्चन अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है, आपसे है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर।
ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। तो आपके पास ऑक्सीजन यहां पर है, सल्फर यहां पर है, फ्लोरीन यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसी की नहीं है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी भी बढ़ रहा होगा। मतलब फ्लोरीन का आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, क्लोरीन का आईपी सल्फर से ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे मूव करोगे, आपकी रेडियाई बढ़ रही है, और रेडियाई बढ़ रही है तो आईपी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ऑक्सीजन का आईपी ऑक्सीजन का आईपी सल्फर से ज्यादा, फ्लोरीन का आईपी क्लोरीन से ज्यादा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा भाई कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन आपका ऑक्सीजन, देन आपका क्लोरीन, और देन आपका सल्फर। ठीक है, और फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ आपके पास है क्या, आपके पास है आयोडीन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास आयरन है, और आपके पास फ्लोरीन है। आपसे पूछा है विच हैज मिनिमम आईपी, विच हैज मिनिमम आईपी, किसका मिनिमम आईपी होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपके पास क्या क्या है, आपके पास है आयोडीन, सल्फर, आयरन और फ्लोरीन। इस क्वेश्चन को, इस जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आयोडीन, हाइड्रोजन, आयरन और फ्लोरीन, इनको गौर से देखो, तब आपको पता चलेगा आयोडीन आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, लेकिन जो आयरन है भाई वो क्या है, मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी यही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो यहां पर जो मेटल होगा भाई, ठीक है, मेटल की टेंडेंसी यही है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो फट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मतलब उसकी आईपी हमेशा, मेटेलिक आईपी जो होगी वो हमेशा कम होगी नॉन मेटेलिक आईपी से, क्योंकि नॉन मेटेलिक आईपी क्या है, नॉन मेटेलिक क्या है भाई, उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब उसकी इच्छा नहीं है भाई काम करने की, उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, जैसे तुम्हारी इच्छा नहीं है भाई। ठीक है, कभी कभी मन होता है ना कि यार नहीं पढ़ना आज, लेकिन फिर भी आप बैठते हो कि भाई आईआईटी में जाना है तो अपन को बैठना पड़ेगा, तो अपन को फोर्स लगानी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उस चीज को। ठीक है, और जब आपका मन होता है तो कम एनर्जी में भी आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल का नेचर नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, तो आप अगर नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे तो उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रखना है इनमें से किसकी आईपी सबसे कम होगी, आयरन की। तो यहां पर नोट डालकर एक पॉइंट लिख लें भाई, नोट डालकर एक पॉइंट लिख लें कि जो मेटेलिक आईपी होगी आपकी, जो मेटेलिक आईपी होगी वो हमेशा कम होगी किससे, नॉन मेटेलिक आईपी से। नॉन मेटेलिक आईपी से हमेशा क्या होगी, कम होगी। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसको देखना। ठीक है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले अपन को एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सक्सेसिव आईपी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक टर्म है सक्सेसिव आईपी, सक्सेसिव आईपी, सक्सेसिव आईपी। अब ये सक्सेसिव आईपी क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास एक गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम है, ठीक है, आपने क्या करा, उसे एनर्जी दी, और एनर्जी देने के बाद क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्या बना लिया, M+ गैसियस बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो ये जो एनर्जी दी है आपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, उसे आपने क्या बोला, IP1। उसे आपने क्या बोला, IP1 की पहला इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी उसे आपने IP1 बोल दिया। सपोज अब आपके पास M+ गैसियस है, अब आप क्या करते हो, इसे 1 एनर्जी देते हो, इसे क्या करते हो, एनर्जी देते हो भाई, इसे एनर्जी देते हो। और एनर्जी दी तो इसने भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसने बना दिया क्या, M+2 गैसियस, और इसने भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो अब आप इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो, तो इसे आपने क्या बोला, IP2। इसे क्या बोला आपने, इसे आपने IP2 बोला। सपोज आपके पास M+2 गैसियस है, आप इसे क्या करो, दोबारा से एनर्जी दो, इसे भी दोबारा से एनर्जी दो, और जैसे ही एनर्जी दोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, M+3 गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। तो यहां पर ये जो एनर्जी है वो क्या है आपके पास, ये आपने एनर्जी दी है वो क्या कहलाएगी, IP3 की थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है दी है आपने, जो रिक्वायर्ड है, उसे क्या बोला, IP3। तो अब मुझे एक बात बताओ, IP1, IP2 और IP3 इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा। जैसे कि समझ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, किस तरह से कि यहां पर देखो ये न्यूट्रल है, M गैसियस क्या है, न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, आपने उसे एनर्जी दी, M+ गैसियस बना दिया। ठीक है, ये IP1 है आपकी। ठीक है, अब M+ गैसियस में बेसिकली है क्या, M+ गैसियस में पहले न्यूट्रल था, M गैसियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन M+ गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आपका जो
प्रोटॉन है वो बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ा है तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, उस पर जो फोर्स होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है न्यूक्लियस का वो ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इसके कंपैरिजन में आपको यहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, क्योंकि यहां पर कम एनर्जी, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आपने यहां पर एनर्जी दी, M+2 गैसेज बना लिया। अब यहां पर और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जो न्यूक्लियस था उसका जो अट्रैक्शन है बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर वो बढ़ गया, और बढ़ गया तो यहां पर इससे ज्यादा एनर्जी आपको यहां देनी पड़ेगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो हमेशा हमेशा कि IP1 से ज्यादा क्या होगा, IP2 होगा, और IP2 से ज्यादा क्या होगा, IP3 होगा। इस बात का ध्यान रखें, ये ऑलवेज हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है। IP1 से ज्यादा IP2, IP2 से ज्यादा IP3 होगा, समझ रहे हो ना, है ना। ये हमेशा याद रखना कि IP1 से ज्यादा IP2, IP2 से ज्यादा IP3 होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था यार, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो मैं मजा आएगा करके। देखो यहां पर क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है कंपेयर, क्या था, कंपेयर IP1 एंड IP2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का आपको IP1 और IP2 कंपेयर करना है। तो यहां पर बात करते हैं कि ये कॉपर है, ये आपका जिंक है, ठीक है। ये कॉपर है, ये जिंक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, ठीक है। यहां पर इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे IP1 देते हो, आप इसे एनर्जी देते हो IP1 देते हो, ठीक है। आपने इसे एनर्जी दी IP1 दी, ठीक है, IP1 दी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो आप वो है IP1। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जो अनस्टेबल है, और कौन मुश्किल से करेगा, जो स्टेबल है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन है, यहां पर देखो रहे हो S2 है, ये S1 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, फुली फिल्ड है, तो ये ज्यादा एनर्जी लगेगी जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एक बात तो साफ हो गई यहां पर कि जो IP1 है, जो IP1 है वो जिंक का ज्यादा होगा, किससे, कॉपर से। जिंक का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, कॉपर से, क्योंकि उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब IP1 देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d10, और इसकी क्या हो गई 3d10 और 4s1। अब यहां पर अगर IP2 की कोई बात करें, यहां पर अगर कोई IP2 की बात करें, कि IP2 की बात करते हैं, IP2, ठीक है। अब IP2 की बात करें तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये स्टेबल आ गया 3d10, ये अनस्टेबल होगा 3d10 4s1 अनस्टेबल है एज कंपेयर टू 3d10 कॉपर, ठीक है, कॉपर +1। अब यहां पर अगर बात करें तो ये स्टेबल है, मतलब यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। यहां पर कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है भाई। तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि जो IP2 है वो किसका ज्यादा है, वो आपका ज्यादा है, किसका, कॉपर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिंक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, स्टेबल हो गई है। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये अगर मैं 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड बात करूं, ठीक है, अलोंग द पीरियड अगर 3D सीरीज में बात करूं तो IP1 जो होगी वो मैक्सिमम हमेशा जिंक के लिए होती है, और IP2 जो मैक्सिमम होती है वो कॉपर के लिए होती है। तो इस पॉइंट को आप लिख भी लें, आप कहीं लिख भी लें भाई, नोट डालकर लिख लें, नोट डालकर लिख लें। अलोंग द पीरियड आप बात कर रहे हो, कहां पर बात कर रहे हो, अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग बात कर रहे हो, अलोंग द पीरियड आप बात कर रहे हो, ठीक है। 4 3D सीरीज, 4 3D सीरीज। तो यहां पर आपने पॉइंट लिखोगे कि IP1 जो होगी, IP1 इज मैक्सिमम फॉर, IP1 इज मैक्सिमम फॉर जिंक। IP1 किसके लिए मैक्सिमम है भाई, जिंक। और IP2 किसके लिए मैक्सिमम है, IP2 इज मैक्सिमम फॉर कॉपर, मैक्सिमम फॉर कॉपर, कॉपर के लिए मैक्सिमम, IP2 इज मैक्सिमम फॉर कॉपर। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ आया IP का कॉन्सेप्ट, IP का कॉन्सेप्ट फील आ रहा है भाई, ठीक है। फील आना बहुत जरूरी है यार, केमिस्ट्री में फील नहीं आ रहा मतलब पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, ठीक है। फील लेने की कोशिश करो। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही काम हो रहा है। आप जानते हो अट्रैक्शन जहां होता है
वहां पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्त, ठीक है, और तुम जानते हो यार, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर IP1, IP2 एंड IP3। किस किस का कंपेयर करना है आपको? आपको कंपेयर करना है सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और सिलिकॉन का। इनका आपको IP1, IP2 एंड IP3 कंपेयर करना है, ठीक है। अब इनकी कंपेयर करना है IP, तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई नियोन 3s1, ठीक है। और यहां पर क्या होगा 3s2, यहां पर क्या होगा 3s2 3p1, और यहां पर क्या हो जाएगा 3p2, ठीक है। अब यहां पर अगर हमको IP कंपेयर करना है तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अब IP अगर बात करें तो अपन इन्हें एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, इन्हें IP1 देते हैं भाई, ठीक है। IP1 दिया, इसे भी IP1 दिया, ठीक है, इसे भी IP1 दिया और इसे भी IP1 दिया, एनर्जी दी भाई। इनकी कंपेयर करते हैं कि कौन कम एनर्जी में या कौन ज्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये सब क्या है, एक पीरियड के मेंबर हैं। और सोडियम से जब सिलिकॉन की तरफ आप मूव करोगे तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो IP बढ़ना चाहिए। लेकिन आप यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो ये नाइबरिंग एटम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर जो IP1 का ऑर्डर होगा, यहां पर जो IP1 का ऑर्डर होगा वो क्या आने वाला है, IP1 का ऑर्डर आने वाला है भाई आपके पास कि सोडियम का सबसे कम, उससे ज्यादा आपका एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज्यादा आपका किसका, क्या, सिलिकॉन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलिकॉन का Z इफेक्टिव ज्यादा है। मैग्नीशियम का सेकंड क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका IP नियरेस्ट एटम से ज्यादा हो गया। ये अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं IP1 जैसे ही निकला, इनके एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इसकी हो गई नियोन इनर्ट गैस जैसी, इसकी क्या हो गई 3s1, और इसकी कितनी हो गई भाई 3s2, इसकी कितनी हो गई 3p, ठीक है। एक बात तो साफ है, जब अपन IP2 की कंपेयर करें, अब अपन हम IP2 देते हैं भाई, इन्हें एनर्जी देते हैं, IP2 कंपेयर करते हैं तो IP2 इन्हें भी एनर्जी दिए, सबको एनर्जी दिए भाई IP2, ठीक है। अब इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि किसका IP ज्यादा होगा और किसका कम होगा। अब आप एक बात जानते हो कि ये स्टेबल आ चुका है नियोन, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, और इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हुई मतलब ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। इसका जो IP होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। ये बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है भाई। तो अगर मैं IP2 का कंपैरिजन करूं तो IP2 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन आ गया, सोडियम आ गया भाई, ठीक है। अब जब आप मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का कंपैरिजन करोगे तो ये पीरियड में आ रहा है, और पीरियड में क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका IP बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3s2, जो सिलिकॉन से क्या हो जाएगा भाई, आगे निकल जाएगा। तो यहां पर जब आप बात करोगे तो सबसे कम जो IP रहेगा, IP2 रहेगा, वो किसका रहेगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज्यादा किसका रहेगा, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन से ज्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आई तो नियरेस्ट एटम से क्या होगा, इसका IP ज्यादा हो गया। अब यहां पर जैसे ही IP2 इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई भाई 2p5, और यहां पर क्या हो गया, इसका नियोन हो गया इसका, और यहां पर क्या हो गया इसका 3s1, और यहां पर इसका कितना हो गया भाई, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इसका 3s2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं IP3 की बात करता हूं कि IP3 किसका ज्यादा होगा, तो IP3 की बात करते हैं, यहां पर दोबारा एनर्जी देते हैं, ये IP3, ये IP3, ये IP3 और ये IP3, ठीक है।
अब यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखते से ही पता चल रहा है ये नियोन है, तो सबसे ज्यादा तो भाई ये उठकर सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर सेकंड नंबर पर यह जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इन दोनों में बात करोगे यहां पर एक बात और देखनी पड़ेगी आपकी कि सबसे ज्यादा तो ये होगा, ये कंफर्म बात है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो थर्ड पीरियड से हैं और ये क्या है, सेकंड पीरियड से। आप जानते हो सेकंड पीरियड वालों का जो होता है, सेकंड पीरियड वालों का साइज कम है तो उनका आईपी थर्ड पीरियड वालों से क्या होगा चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात तो साफ है कि जो सोडियम है वो नियोन के जस्ट बाद आएगा। मतलब यहां पर जब IP3 का जब आप कंपैरिजन करोगे तो IP3 का जो आएगा वो सबसे ज्यादा तो आपका आएगा मैग्नीशियम के लिए, ये कंफर्म बात है, लेकिन फिर उससे कम आपका सोडियम का होगा। और फिर अगर कंपेयर करो आप तो फिर आपका आ जाएगा सिलिकॉन और सबसे बाद में क्या होगा आपका, सबसे बाद में होगा आपका क्या, एल्यूमिनियम का सबसे कम होगा। अब एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये सोडियम का ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड वालों से बिलोंग कर रहा है और सेकंड पीरियड जो होगा उसका साइज छोटा होगा और साइज छोटा होगा तो उसका आईपी क्या होगा, ज्यादा आएगा ना। तो यहां पर ये IP1, IP2 और IP3 का ऑर्डर है। समझ रहे हो, ये सिर्फ अट्रैक्शन का गेम चल रहा है यार। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उतना आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उतना उसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाता है भाई, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो यहां से अपन कुछ चीजें लिख लेते हैं कि हमेशा ध्यान रखना है अलोंग द पीरियड, मैंने पहले भी बताया, अभी बताता हूं। अलोंग द पीरियड जो IP1 होगा वो मैक्सिमम इनर्ट गैस के लिए होता है, IP2 जो मैक्सिमम होता है वो अल्कली मेटल के लिए होता है और IP3 जो मैक्सिमम होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए होता है। ये पॉइंट को अपन लिख भी लेते हैं भाई, नोट डाल के लिख लें भाई कि अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तुम, अलोंग द पीरियड। पहला पॉइंट, IP1 इज मैक्सिमम फॉर इनर्ट गैसेस के लिए मैक्सिमम होता है। दूसरा पॉइंट, IP2 इज मैक्सिमम फॉर अल्कली मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और IP3 इज मैक्सिमम फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए IP3 मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि अलोंग द पीरियड IP1 इनर्ट गैसेस के लिए मैक्सिमम होगा, IP2 अल्कली मेटल के लिए मैक्सिमम होगा और IP3 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए मैक्सिमम होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मेरी जहां तक मैं सोच सकता हूं वहां तक आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे यार। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आपके साथ खेला हुआ है इस क्वेश्चन में, देखते हैं किस तरह से कि आपको क्या करना है। आपको बताना है which is correct order of IP का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। आपसे कहा जाए पहला कि Na से ज्यादा Na पॉजिटिव का होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दे, यहाँ पर दे दे इसका नियोन और इसका 3s1 और यहाँ पर आपको दे दे क्या, नियोन। ठीक है, दूसरा आपको दे दे भाई कि आपको दिया गया है Ne और Ne पॉजिटिव। यहाँ पर आपसे कहा जाए इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 और इसकी कितनी है भाई 2s2 2p5। ठीक है, तीसरा आपको दे दिया जाए F और F नेगेटिव और आपसे कहा जाए F नेगेटिव का ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है 2s2 2p5 और यहाँ पर इसके दे दिया है 2s2 2p6 और आपसे फोर्थ ऑप्शन कहा जाए ऑल। आपसे क्या कहा जाए, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल दी अबव। ठीक है, ये ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा देख रहा हूं तुम्हारे साथ खेला गया है, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है वहां से ज्यादातर का आंसर क्या जा रहा होगा, कमेंट करना। ठीक है, ज्यादातर जहां तक मैं सोच रहा हूं वहां के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर जा रहा होगा वो क्या जा रहा होगा, ऑल। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, यहां कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई साहब सही है एकदम। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर गया है, सही जो आंसर है वो ये है भाई,
सिर्फ अकेला ये है, ऑल दी अबव इसका आंसर नहीं है भाई। ठीक है, किस तरह से, जब आपको एटम और उसका रेस्पेक्टिव आयन दिया जाता है, जब आपको उसका एटम और उसका रेस्पेक्टिव आयन दिया जाता है तो आप उसका Z इफेक्टिव Z/E रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। इन दोनों में Na और Na पॉजिटिव में देखोगे तो Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव क्या होगा, Na से ज्यादा होगा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है तो आप IP भी ज्यादा होगा, तो इन दोनों में इसका IP ज्यादा होगा। इन दोनों में बात करोगे एनी और एनी पॉजिटिव में, तो जो Z इफेक्टिव है, जो Z इफेक्टिव है वो किसका ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव की बात करोगे तो Z इफेक्टिव जो है एनी पॉजिटिव का वो क्या होगा, ज्यादा होगा एनी से। अगर इनका Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका IP भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो गया भाई। अब इन दोनों में बात करें F और F नेगेटिव में, तो याद रखना है Z इफेक्टिव ऑफ एनायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, पहली बात कर चुके हैं अपन। तो यहां पर Z इफेक्टिव बात करोगे तो F का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव। अगर F का ज्यादा है तो उसका IP भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत दे के रखा हुआ है। समझ रहे हो, जो आपके के साथ खेला गया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है भाई, समझ रहे हो। ठीक है, तो इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको पागल बनाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पहला। जब भी आपको एटम और उसका रेस्पेक्टिव आयन दिया जाए तो आप उसका Z इफेक्टिव Z/E रेशियो से कंपेयर करोगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, याद नोट डाल के लिख भी लेना यार कहीं कि फॉर एन एटम। ठीक है, तुम लोग लिखते नहीं इसलिए मुझे नोट डाल के लिखवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें लिख लेना फॉर एन एटम एंड इट्स रेस्पेक्टिव आयन एंड इट्स रेस्पेक्टिव आयन एंड इज रेस्पेक्टिव आयन Z effective can be compared by Z effective can be compared by Z/E से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा चिंटू क्वेश्चन और बचा हुआ, उसे अपन करने की कोशिश करते हैं। चिंटू क्वेश्चन देखो, चिंटू क्वेश्चन है IP का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना, IP ऑर्डर। ठीक है, आपसे कहा जाए क्या, Li पॉजिटिव Na, और आपसे कहा जाए क्या, आपसे कहा जाए Na पॉजिटिव और Na। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको IP का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिथियम और हीलियम Na पॉजिटिव और नियोन ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनके इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई 2, इसके इलेक्ट्रॉन 2, इसके इलेक्ट्रॉन 10 और इसके इलेक्ट्रॉन 10। मतलब ये दोनों एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और ये दोनों एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप Z/E रेशियो से Z इफेक्टिव कंपेयर कर सकते हो। तो एक बात तो आपकी साफ होनी चाहिए कि इन दोनों में अगर इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी शेल ज्यादा होंगी। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो शेल नंबर होगा, यहां पर जो शेल नंबर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और शेल नंबर ज्यादा होगा तो इनका रेडियाई ज्यादा होगा, रेडियाई ज्यादा होगा तो IP कम होने वाला है। तो एक बात तो साफ है, इन दोनों का, लिथियम और हीलियम का जो IP होगा वो Na पॉजिटिव और Ne से ज्यादा होगा, ये कंफर्म बात है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो इसे तो अपन Z/E रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप जानते हो अगर Z बात करें तो Z क्या होगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना होगा 2। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, Z/E रेशियो कम हो रहा है, Z/E रेशियो कम हो रहा है तो आपका IP भी कम हो रहा है। मतलब लिथियम का क्या है भाई, हीलियम से ज्यादा है। और इन दोनों में कंपेयर करें तो Z कितना है, Z है 11 और यहाँ पर 10। इलेक्ट्रॉन बात करोगे 10 और यहाँ पर आपके 10। तो Z/E रेशियो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा है। और Z/E रेशियो कम हो रहा है तो आपका IP भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो सोडियम का ज्यादा है, Na पॉजिटिव का ज्यादा है एज कंपेयर टू नियोन। समझ रहे हो। तो यहां से कुछ अंदाजा आपको लगा कि आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखे आपको शेल का अंदाजा लगा, और शेल का अंदाजा लगते से ही आपको रेडियाई का अंदाजा लग गया। और रेडियाई जिसकी ज्यादा होगी IP उसकी कम होगी। मतलब एक बात साफ हो गई, Li पॉजिटिव और हीलियम का जो IP होगा वो Na पॉजिटिव और नियोन से ज्यादा होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए Z इफेक्टिव आप Z/E रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। और जैसे ही कंपेयर करा आंसर आ गया भाई तुरंत। ठीक है, रफ्तार में खेलना सीख रहे हो भाई, फील आ रहा है, रफ्तार में खेलना सीख रहे हो। दोनों चीज आनी चाहिए, एक तो फील और दूसरा रफ्तार। ठीक है, दोनों अगर आपके पास है ना तो केमिस्ट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, दो चीज होनी चाहिए आपके पास सिर्फ। एक आपका फील, केमिस्ट्री में फील बहुत जरूरी है, और दूसरी उसकी रफ्तार, कि कितनी रफ्तार से खेलते हो यार। रफ्तार से खेलना आना चाहिए यार।
ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि भाई आराम से लगे हुए हैं आराम से करेंगे ना भाई, रफ्तार में खेलना है एकदम, ठीक है। और जिस दिन रफ्तार में खेलने का मजा आ गया ना, तो मैं फील आ गया ना, उस दिन रफ्तार के बिना रुकोगे नहीं, तुम इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आईबी पर जो बेसिक अपन ने पढ़ा, उसके बेसिस पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अपन ने कुछ बेसिक देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल का, लेकिन अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है भाई, ठीक है। वहां पर अपन को अभी कुछ एप्लीकेशन पढ़नी है आईपी की जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वहां से आपके लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।